आज हम सब जो है कि क्लास 10th फिजिक्स का जो विद्युत धारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा किस बेस पर जो है कि चलता है, किसे कहा जाता है। तो चलिए उसमें शुरुआत किया जाए कि विद्युत धारा है क्या। हम लोगों को पता है कि कोई एटम होता है, उस एटम के पास परमाणु है, परमाणु के पास क्या होता है, एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं जी, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके बाहर सेल होते हैं जिसे कक्षा या कोश भी कहा जाता है। तो ये सब बने होते हैं और जो नाभिक होता है परमाणु का उसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। जो बाहर सेल बना हुआ है, जो कक्षा बनी हुई है, इसमें कौन रहता है, इसके अंदर कौन रहता है ये तो आपको पता हो गया, लेकिन इसमें कौन रहता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है। हम लोग ये समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वह रन करता रहता है, इसको बचाता है, सिक्योर करता है। अगर ये मान लें कि ये कोई घर है और यहाँ मकान मालिक इसमें रह रहा है और चारों तरफ जो है कि जो वहाँ पहरेदार हैं वह घूमते रहते हैं, इसकी देखभाल करते रहते हैं। वही चीज़ जो है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन को माने देखे तो केवल समझने के लिए बस कि यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं और बाहर कौन रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। अब एक रूल होता है कि कौन सबसे नज़दीक वाले गेट पे रहेगा, कितने लोग रहेंगे नज़दीक वाले गेट पे, उससे दूर वाले गेट पे कितने लोग रहेंगे, उससे दूर वाले गेट पे रहेंगे। इस तरह से एक चक्रव्यूह सा बना होता है। जितना बड़ा एटम होगा, जितने ज़्यादा उसके पास प्रोटॉन होंगे या इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज़्यादा उसके पास कक्षा या सेल या बनी होती है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 11 है। यह प्रोटॉन जो परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, उसी को ही परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। और जितने परमाणु क्रमांक होते हैं, एटॉमिक मास नंबर जितना होता है, उसी को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर और परमाणु क्रमांक तीनों सेम एक ही चीज़ होता है। अब जो डिवाइड होते हैं कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा वाला जो सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 18 रहें या फिर 8 रहें, तो पहले 8 तो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर उससे जो है कि ज़्यादा है तो 18 रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इतने को ही बांटना है, तब तो यहाँ 2 हो गए, 8 इसमें 10 हो गए, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ पे एक ही रहेगा। अब 18 थोड़ी ना हो पाएगा, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 1। अब यही इलेक्ट्रॉन, अब आप सोच रहे होंगे शुरू है फिजिक्स का, यहाँ पे चल क्या रहा है, तो अब उसी पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको अलग से कोई एनर्जी मिल जाए, जैसे आप किसी को 2-4 रख दीजिए, तो वह तो गुस्से में वहाँ से उठ के भागेगा, तेज होगा तो भिड़ जाएगा, कमज़ोर होगा तो भागेगा। सेम उसी तरह इसको अगर एनर्जी अलग से मिल जाए तो ये एनर्जी को लेने के बाद अपने इस सेल को छोड़ करके निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यह छोड़ करके निकल जाएगा। अब यही इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो अपने एटम को छोड़ चुका है, बाहर निकल चुका है, एनर्जी ज़्यादा है तो तेज़ी से भागने शुरू कर दिया। और जब ये इलेक्ट्रॉन चलने शुरू कर देता है तो उसी को कहते हैं हम लोग कि वह धारा, इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रहा है, उसमें विद्युत धारा बह रही है। विद्युत धारा बहने का मतलब हो गया कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का चलना, इलेक्ट्रॉन उसमें चलना शुरू कर दिए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, आपको दूसरा एक और कन्फ्यूजन कि आपको पता है कि यह किसी मेटल में ही करंट फ्लो होता है। अब मेटल के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब जो वायर हम लोग देखते हैं उसको सॉलिड होता है, ठोस होता है। अब उस ठोस के अंदर तो कोई जगह है नहीं
कि कोई मोटा सा वायर है उसमें हम अपना हाथ डाल दे तो इस पार से उस पार निकल जाए, ऐसा तो है नहीं। फिर उसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, तो हम लोगों को ये भी पता है कि जितने भी एटम हैं सब एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ न कुछ गैपिंग होती है ज़रूर, ज़्यादा गैपिंग हो चाहे कम गैपिंग। ज़्यादा गैपिंग किस में होती है, जो गैस होता है, उससे कम गैपिंग किस में होती है, कम जगह होती है किस में है, परमाणु परमाणु के बीच में जो लिक्विड होता है जैसे वाटर वगैरह हो गया। और सबसे कम गैपिंग किस में होती है, तो वो आपका सॉलिड होता है, लेकिन रहता ज़रूर है। अगर इसको मान लें कि यह किसके एटम है, ये लिक्विड के हैं, तो इतनी गैपिंग तो बन रही है यहाँ पर। इसीलिए तो यहाँ पर जब हम नमक वगैरह अगर घोल देते, चीनी घोल देते, तो वह कुछ देर बाद जब घुल जाता तो गायब होता है, दिखाई तो देता नहीं, गया कहाँ, इन्हीं के बीच में तो चला गया घुलने के बाद। और जो आपके गैस है उसमें गैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। गैपिंग बहुत ज़्यादा होने का मतलब वो भी जो है कि कोई चीज़ होता है तो गायब होता है, जैसे परफ्यूम वगैरह किसी एक जगह खोल दीजिए वह पूरे में गैपिंग में भर लेगा, वह गायब हो जाएगा, लेकिन आपको महक आएगी। सॉलिड होता है उसके एटम तो काफ़ी पास पास होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें गैपिंग होती है। अब जो गैपिंग होती है इलेक्ट्रॉन इन्हीं के बीच में से होकर के रन करता है, और जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि करंट का फ्लो होना, उसमें धारा बह रही है। अब यह करंट आया कहाँ से, आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया, यह इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, तो पहले कितने थे यहाँ पे, 2 और 8, यहाँ पर 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बचा, 2 और 8। इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि ज़्यादा, पहले ज़्यादा था लेकिन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब सोडियम को किस साइन से दिखाया जाता है, Na+ के नाम से अब तो दिखाया जाएगा। अब इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो आप कहेंगे वह धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी जब रहेगी तो धन आवेश है, लेकिन अधिकता होगी तो उसको क्या कहेंगे, अधिकता होगी तो उसी को हम लोग कहते हैं ऋण आवेश, धन आवेश। अब ऐसा उल्टा मत समझिएगा कि यहाँ पर क्या है कि कमी हो रही है तो इसका मतलब ऋण आवेश होना चाहिए, नहीं। आपके पास कमी कब हुई, जब देने वाला हमेशा धनी होता है तो आप दे देते हो, तभी तो आपके पास कम हुआ, और कम हुआ तो आप क्या हैं कि धन आवेश में हैं, आप धन में हैं। और जो ले लिया है तो लेने वाला ही ऋणी होता है, और ले लिया तो उसके पास तो ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा अगर हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं ऋण आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें निगेटिव चार्ज जो होता है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास अगर चेक करें तो 17 होता है, और 17 मतलब 2, 8 और यहाँ पे बचा 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो कम से कम 8 तो होना चाहिए। अब 8 नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए कहीं से। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आकर के इससे मिल गया, अब मिल गया 1 इलेक्ट्रॉन तो 8 तो पूरा हो जाएगा। अगर 8 पूरा हो गया तब कितने हो जाएंगे, पहले 17 था, अब कितने हो गए, चेक कर लीजिए, 18 हो गए, तो ज़्यादा हुआ। ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब हम Cl- दिखाते हैं, ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। तो आपको इतना कंफर्म हो गया कि कब जो है कि धन आवेश होता है, कब ऋण आवेश होता है, और कब इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, इतना तो कंफर्म हो गया है। उसके बाद अब देखते हैं कि विद्युत आवेश, आवेश होता क्या, चार्ज है क्या, यही इलेक्ट्रॉन जो निकल के चला जाता है। यह चीज़ इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या होता है, तो हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन का मतलब वो निकल के अगर निकल जाते हैं, कमी होती है तो धन आवेश है, आ गए ज़्यादा हो गए तो ऋण आवेश है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी मेटल से हो, चाहे कोई भी जो है कि आपका मैटर हो, पदार्थ हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो या फिर आ रहा हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, उस कमी या अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण उसके अंदर एक गुण आ जाता है, एक क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है, उस पदार्थ के अंदर एक क्वालिटी आ जाती है, जिसके कारण
उसके चारों तरफ एक विद्युत या उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जिस गुण के कारण ऐसा हुआ था उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन के ही कारण होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वह वस्तु क्या हो जाती है, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव के अंडर में आ जाती है, उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के ही कारण ऐसा हुआ था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। यह आवेश दो प्रकार का होता है। पहला है धन आवेश, पहला है धन आवेश और दूसरा है आपका ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। अब इतना तो आपको कंफर्म हो गया। अब विद्युत आवेश किसे कहते पता हो गया। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसके कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसी से वहाँ पे विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित किया जाता है। आप स्मॉल q यूज करिए या कैपिटल यूज करिए, कोई मतलब नहीं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है वह कूलाम होता है, कूलाम होता है मात्रक, और उसको C से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला इसका है Q बराबर में NE, Q बराबर में NE। अब Q क्या है, आवेश हो गया, आपको पता हो गया। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N होता है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। अगर वह प्लस में होगा तो आप प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम यह बताएंगे। अगर वह ऋण आवेश है तो माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आप यह बताएंगे। यह हो गया आवेश के बारे में। अब देखते हैं विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा अगर आप आवेश समझ गए कि क्या होता है तो विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी छोटी सी डिफिनेशन परिभाषा आप याद कर लीजिए कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह का मतलब आवेश का प्रवाह मीन्स चलना, आवेश का चलना, इलेक्ट्रॉन का चलना, उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। लेकिन इसमें टाइम भी होता है, कितने समय में कितना इलेक्ट्रॉन चल रहा है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। I बराबर होता है Q/T। Q क्या है पता हो गया आपको, आवेश है। T क्या है, समय क्या है। उसके बाद I विद्युत धारा, I बराबर Q/T। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। मात्रक क्या है, एम्पियर, जिसे A से दिखाया जाता है, एम्पियर। मात्रक क्या है, एम्पियर। अब I बराबर आपको फार्मूला इतना ये भी पता हो गया। और अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एक आध न्यूमेरिकल पहले सॉल्व कर दें, उसके बाद आगे वाले चैप्टर में अगले टॉपिक पे चलेंगे। अब विद्युत धारा पे एक सवाल, इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए कि देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि किसी चालक में, कोई एक चालक है, कोई एक वायर है जिसमें कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह कितना है, 2 एम्पीयर की, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और उस चालक पर उपस्थित आवेश, चालक पर जो आवेश है वो कितना है, 4 कूलाम है। फिर पूछा क्या है, आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या दिया है उसको लिख लीजिए। विद्युत धारा दिया है, एम्पीयर में लिखा हो, बस उतने से समझ जाइए। इसका मतलब वो विद्युत धारा दिया है जिसको कि I से प्रदर्शित करते हैं। तो I बराबर लिख लीजिए कितना है, I बराबर 2 एम्पीयर।
आई की वैल्यू रख लिया हम लोग। अब यह कूलाम में है तो कूलाम आवेश, आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से, तो क्यू बराबर लिख लीजिए, क्यू बराबर कितना है 4 कूलाम। फिर पूछा क्या है समय, अब समय को किससे दिखाते हैं टी से, तो टी को पूछ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब यहाँ पर आपको इन तीनों में क्या रिलेशन है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, बस वही फार्मूला आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर अभी अभी देखें हम लोग कि I बराबर Q अपान टी, आई बराबर Q अपान टी, आई बराबर Q अपान टी हो तो T बराबर क्या होगा Q अपान I, T बराबर क्या होगा, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा तो Q अपान में I। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 कूलाम, और I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 2 एम्पियर। डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ गया है 2 2 जा 4, तो 2 सेकेंड, यहाँ पे जो समय मिलेगा आपको सेकेंड में ही मिलेगा, 2 सेकेंड। टी की जो वैल्यू आई, जो समय ज्ञात हुआ हमें कितना हुआ 2 सेकेंड। अब यह न्यूमेरिकल एकदम आसान होता है, केवल थ्योरी और इसके कुछ फार्मूला आप अच्छी तरह से समझते रहिए, आगे कहीं पर दिक्कत नहीं होगी।